चुड़ैल की चाट मसाला चोरी। गांव में केशव नाम का एक आदमी छोटे से घर में रहता था। केशव एक दुकान पर काम करता था। सुमन, सुमन, कहाँ हो? मुझे बहुत भूख लग रही है। जरा कुछ खाने को तो दो। कहाँ से दूं खाना? घर में कुछ भी नहीं है खाने को। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अभी तो तनख्वाह मिलने में काफी दिन है। इतने दिन तक हम क्या खाएंगे? मैं तो कहती हूँ कि शहर जाकर कुछ काम धंधा कर लो। यहाँ गांव में नौकरी करने से कुछ नहीं होगा। अब तो मुझे भी यही लग रहा है। कोई नहीं, मैं कल ही शहर जाकर कुछ काम ढूंढता हूँ। अगले दिन ही केशव शहर के लिए निकल आता है। भरी धूप में चलते चलते केशव को बहुत तेज प्यास लगने लगती है। वो एक घने पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ एक चाट मसाला बेचने वाला आता है। भाई, आपको एक पाव भाजी बनाकर दे दूं क्या? अरे भाई, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। अच्छा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम यहाँ के तो लगते नहीं हो। मैं रामपुर गांव से यहाँ काम के सिलसिले में आया हूँ। मेरे घर में तो अब खाने को एक दाना भी नहीं बचा, इसीलिए मैं यहाँ शहर आ गया। ये तो बहुत दुख की बात है। वैसे मैं तुमको अपने पास नौकरी पर रख सकता हूँ। मैं तुम्हें महीने के 6,000 दे दूंगा। अरे भाई, मैं तो खुशी खुशी ये काम करूंगा। गांव में तो बस मुझे 1500 ही मिलते थे। 6,000 से तो मेरे घर की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। कल से तुम मेरी काम में मदद करना और तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो। केशव पाव भाजी वाले के साथ ही उसके घर चला जाता है। महेश घर में अकेला ही रह रहा होता है। केशव उस रात सुकून से सोता है। अगली सुबह केशव पाव भाजी वाले के साथ काम में मदद करने लगता है। उसके बाद वो बाकी काम भी साथ मिलकर करते हैं। केशव सारा काम मन लगाकर करता है। जब सारी तैयारी हो जाती है तो केशव महेश के साथ ठेला लेकर चाट मसाला बेचने निकल पड़ता है। चाट मसाला, खा लो चाट मसाला। एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे। और धीरे धीरे महेश के ठेले पर बहुत भीड़ लग जाती है। लोग ऐसे चाट मसाला खा रहे होते हैं जैसे फ्री में मिल रही हो। केशव को 1 मिनट का भी वक्त नहीं मिलता। पूरा दिन वो लोगों को चाट मसाला खिलाता है। एक के बाद एक गले में नोट भरने लगते हैं और शाम तक पूरा गल्ला नोटों से भर जाता है। इतने पैसे देखकर केशव की आंखें फटी की फटी रह जाती है। इतने सारे पैसे! ये चाट मसाला बेचकर महेश की तो बहुत अच्छी कमाई होती है। काश ये सारे पैसे मेरे होते। अगले दिन केशव फिर से महेश के साथ काम पर जाता है। रोज केशव मन लगाकर काम करता है। फिर धीरे धीरे केशव के मन में लालच आने लगता है। उसे लगता है कि महेश चाट मसाला बेचकर इतना कमा रहा है और मुझे तो सिर्फ 6,000 ही दे रहा है। ये तो बहुत कम है। अगर मैं महेश की गली से कुछ पैसे निकाल लूं तो उसे पता भी नहीं चलेगा। ये सोचकर केशव अपने कमरे में चला जाता है। और जैसे ही रात होती है वो महेश के कमरे में जाता है और उसके गले से कुछ पैसे चुरा लेता है। अगले दिन महेश बस देखता है कि गले में पैसे कुछ कम है, पर वो ध्यान नहीं देता। पर ऐसा उसके साथ बहुत बार हो रहा होता है। कुछ दिन लगातार ऐसा होता देख महेश को केशव पर शक होने लगता है। ऐसे ही महेश एक दिन सोने का नाटक करता है और फिर केशव को उसकी एक गल्ले से पैसे लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लेता है। वो उसी वक्त उसे घर से बाहर निकलने को कहता है, पर केशव गुस्से में लाल होकर महेश को ही जोर से धक्का देता है। जोर से धक्का देने के कारण महेश की तभी जान चली जाती है और ये देख केशव बहुत खुश हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। हाँ हाँ, अब महेश का ठेला मेरा हुआ। कल से मैं ठेला लेकर बाजार जाऊंगा और खूब पैसे कमाकर अमीर बन जाऊंगा। केशव महेश की लाश को वही घर के पीछे दफना देता है और मजे से उसके कमरे में आकर सो जाता है। अगले दिन वो सुबह सुबह उठकर चाट मसाला का सामान लेकर अकेले तैयार करता है और ठेला लगाकर चाट मसाला बेचने लगता है। आओ आओ, चाट मसाला खा लो, स्वादिष्ट चाट मसाला। आओ आओ। अरे, आज वो पुराना भैया नहीं आया क्या? अरे वो तो गांव गया हुआ है। अच्छा चलो, कोई नहीं, तुम मुझे 4 प्लेट चाट मसाला पैक कर दो। केशव चाट मसाला पैक करके ग्राहक को दे ही रहा होता है कि तभी वहां महेश का भूत आकर खड़ा हो जाता है। केशव को भूत दिखाई नहीं देता, ग्राहक को तो साफ साफ एक भूत दिखाई देता है। भागो, भागो यहाँ से भागो।
ग्राहक महेश के भूत को देखकर उल्टे पैर भागने लगता है और केशव को समझ नहीं आता कि वो आदमी चाट मसाला लिए बिना ही क्यों भाग गया। बड़ा ही अजीब आदमी है। 4 प्लेट चाट मसाला पैक करवा ली और बिना लिए ही भाग गया। मैं एक एक करके सभी ग्राहकों को ऐसे ही भगा दूंगा और जो भी तेरी पाव भाजी खाएगा वो गलती से भी दोबारा नहीं आएगा। तूने जो मेरे साथ किया है मैं उसका बदला लेकर ही रहूंगा। थोड़ी देर बाद वहाँ कुछ दोस्त आते हैं। उनमें से एक का जन्मदिन होता है। अरे भाई, आप मेरे दोस्तों को पेट भरकर चाट मसाला खिलाओ। इनको भी याद रहे कि राहुल का जन्मदिन था। हाँ जी बिल्कुल, बस अभी 2 मिनट रुक जाओ। केशव सबके लिए चाट मसाला लगाने लगता है और दूसरी तरफ भूत किसी प्लेट में ढेर सारी मिर्चा भर देता है तो किसी में नमक। केशव को तो कुछ पता ही नहीं चलता क्योंकि उसे वो भूत दिखा ही नहीं दे रहा था। ये लीजिए स्वादिष्ट मसालेदार चाट मसाला। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आपने इससे पहले ऐसी चाट मसाला कभी नहीं खाई होगी। अच्छा ऐसी बात है तो अभी हम सब खाकर बताते हैं। राहुल जैसे ही एक टुकड़ा मुंह में डालता है वैसे ही थूक देता है। महेश खड़ा ये सब देखकर खुश हो रहा होता है। इसमें इतना नमक है? अरे बाप रे, मेरी चाट मसाला तो बहुत ही तीखा है। ऐसा लगता है सारी मिर्च मसाला मुझे ही दे दिया है। भैया इतना गंदा चाट मसाला मैंने कभी नहीं खाई। ऐसा कैसे नमक ज्यादा हो गया? जी मैंने तो बहुत अच्छे से बनाया है। मुझे थोड़ा देना, जरा मैं खाकर देखता हूँ। जैसे ही केशव चाट मसाला खाता है उसका मुंह मिर्चा की वजह से जलने लगता है। वो बुरी तरह चिल्लाने लगता है, मिर्च, पानी दो पानी, अरे कोई मुझे पानी दो। राहुल जल्दी से केशव को पानी देता है। सारे दोस्त केशव को खूब सुनाते हैं और वहाँ से उठकर चले जाते हैं। आया ना मजा? बड़ा आया था मेरे ठेले को हड़पने वाला। मैं तुझे कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। केशव के साथ पूरा दिन महेश भूत बनकर यही सब करता रहता है और इस बात की केशव को जरा भी भनक नहीं लग पाती। पूरा दिन काम करके भी केशव की ढंग से कमाई नहीं हो पाती। घर आकर वो सिर पकड़कर बैठ जाता है। मैंने तो खुद सुबह चाट मसाला खाई थी, पर बाद में उसमें नमक और मिर्च किसने ज्यादा दे दिया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा करता हूँ, सो जाता हूँ और कल फिर से एक नए दिन की शुरुआत करूंगा। जब केशव रात को महेश वाले के कमरे में सो रहा होता है तो उसे अजीब अजीब आवाजें आने लगती है। उसके बाद खिड़की अपने आप खुलने और बंद होने लगती है और अचानक तेजी से हवा चलने लगती है। केशव की एकदम से आंख खुल जाती है तो वो देखता है कि मेज पर रखा ग्लास बार बार बंद खुल रहा है। केशव की ये सब देखकर हालत खराब हो जाती है और वो कंबल के अंदर घुस जाता है। अगले दिन वो फिर जल्दी उठकर अपना ठेला लगाता है, पर फिर महेश भूत उसके साथ साथ कुछ ना कुछ करने लगता है। अरे भैया जरा एक प्लेट चाट मसाला देना। अभी देता हूँ। केशव उस औरत को चाट मसाला की प्लेट दे ही रहा होता है कि वहाँ खड़ा भूत उस प्लेट में हाथ मार देता है और चाट मसाले का मिर्चा उस औरत की आंखों में गिर जाता है और वो औरत बुरी तरह चिल्लाने लगती है, चला दी रे, इस आदमी ने जानबूझकर मेरी आंखों में मसाला गिरा दिया। नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे ऐसा लगा किसी ने प्लेट पर हाथ मारा है। अरे इस चाट मसाले वाले का तो रोज ड्रामा देख रहा हूँ। रोज यहाँ पर आकर ठेला लगाता है और लोगों को गंदा चाट मसाला खिलाकर परेशान करता है। लोग आकर केशव को धमकाने लगे, उसके ठेले को भी फेंकने की बात करने लगे और इसी तरह केशव का पूरा दिन निकल जाता है। वो घर जाकर गला देखता है तो उसमें मुश्किल से 100 रुपए निकलते हैं। ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? जरूर कुछ तो गड़बड़ है, पर क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। केशव सोचते सोचते सो जाता है। तभी उसे फिर से अजीब अजीब आवाज आने लगती है। वो जल्दी से उठता है तो उसे अपने बगल में भूत दिखाई देता है। वो वहाँ से भागता है तो कमरे के बाहर वो भूत आकर खड़ा हो जाता है। मुझे बचाओ, इस घर में भूत है। मैं वही चाट मसाला बेचने वाला हूँ जिसको तूने मार डाला। मैं तुझे अब नहीं छोड़ूंगा। तूने जो मेरे साथ किया है ना, अब मैं उसका तेरे से बदला लूंगा। पहले तूने मेरा काम छीना और फिर पैसे की लालच के कारण मुझे मार डाला। अब मैं भी तेरे ठेले पर एक पैसे भी नहीं कमाई होने दूंगा।
ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा ही है। तू अब मुझसे बच नहीं पाएगा। मैं तुझे वैसे ही मार डालूंगा जैसे तूने मुझे मारा था। केशव को सब समझ आ चुका होता है कि उसके ग्राहक क्यों भाग जाते हैं। फिर वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगता है, पर बार बार वो भूत उसके सामने आके खड़ा होता है। बड़ी मुश्किल से केशव उस घर से बाहर निकल पाता है। जैसे ही बाहर आता है वो सीधा अपने गांव रामपुर जाकर ही सांस ले। फिर वो सारी बात अपनी पत्नी सुमन को बताता है। ये तो आपने बहुत ही बुरा काम किया। मुझसे गलती हो गई। पैसों के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। बुरे वक्त में महेश ने मुझे मदद की थी और मैंने उसे ही मार डाला। मैं पापी हूँ सुमन, मैं पापी हूँ। अब मैं क्या करूँ? मेरी मानो तो आप उसी घर में जाकर महेश की अंतिम संस्कार कर दो, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। अपनी पत्नी के कहे अनुसार केशव ने हिम्मत करके उसी घर में वापस जाता है और चाट मसाला बेचने वाला महेश की लाश को जमीन से निकालकर उसके अच्छे से क्रियाकर्म करता है, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है और महेश फिर कभी केशव को परेशान नहीं करता है। बबलू चन्ना मसाला बेचा करता था। स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन रुकती, बबलू तुरंत ट्रेन के अंदर चला जाता था और ट्रेन में बैठे लोगों को चन्ना मसाला बेचा करता था। चना ले लो, चना ले लो, स्वादिष्ट चना मसाला ले लो, ले लो, ले लो, चना ले लो, चना ले लो। अरे ओ चना वाले, रुको रुको रुको, इधर आओ, हमें खिलाओ चना। हाँ जी जी, ये लीजिए। कितने रुपए हुए? 20 रुपए हुए साहब। ओह, बहुत महंगे बेच रहे हो। अरे नहीं नहीं साहब, एकदम वाजिब दाम बोल रहे हैं। सभी तो और भी ज्यादा महंगा बेचते हैं, मैं तो कम में ही बेच रहा हूँ और साथ में हरी मिर्च भी तो दे रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दो, तुम अपनी चना और हरी मिर्च दोनों अपने पास ही रखो। इतना महंगा हमें नहीं खाना। देखो तो जरा, इतना सा 20 रुपए में दे रहे हो है? बबलू को हर रोज ऐसे ग्राहक मिल ही जाते थे जो चन्ना तो निकलवा लेते थे, मगर फिर बाद में उसे लेने से मना कर देते थे। लेकिन बबलू इन सभी बातों पर ध्यान न देकर केवल उन पर ध्यान देता था जो उससे चन्ना मसाला खरीदते थे। इतने पैसों में तो माँ का इलाज मुमकिन नहीं है। कभी चना मसाला बिकते हैं तो कभी पूरा बचे ही रह जाते हैं। ऐसे में मैं पैसे कैसे जमा कर पाऊंगा? बहुत मुश्किल है। बबलू अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे जमा कर रहा था, लेकिन अब तक तो बहुत कम पैसे जमा हो पाए थे। बबलू रात होते होते बहुत थक जाता था। घर आता था, माँ की सेवा करता था और तुरंत सोने चला जाता था। फिर वापस सुबह से उसी काम में लग जाता था। अरे बेटा, थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान दे ले। देख तो तेरी हालत कैसी हो गई है। ऐसे में कौन करेगा तुझसे शादी? माँ, रहने दो। कोई शादी ना भी करे तो मैं रह लूंगा, मगर अभी काम करना तो बहुत जरूरी है। ओफो, तुझे समझा समझा कर थक गई हूँ। मत सोच मेरे लिए इतना। अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, अपने लिए सोच। मेरा क्या है, अब तो मेरा समय हो चुका है पूरा। माँ, आज बोल दिया है तो ठीक है, आगे से कभी ऐसा ना बोलना। आप जानती नहीं, आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा, आप आराम करिए। बबलू की माँ जब अपने बेटे की ऐसी हालत देखती तो दुखी हो जाती थी, और जब ये सोचती कि बबलू केवल उसके इलाज के लिए इतना काम कर रहा है, तब और भी ज्यादा दुखी हो जाती थी। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा कर। मुझे तो इसकी ऐसी हालत नहीं देखी जाती है। बबलू स्टेशन पर बैठ जाता है और ट्रेन का इंतजार करने लगता है। घंटों बैठे रहने के बाद भी कोई ट्रेन नहीं आता है। क्या बात है, आज एक भी ट्रेन नहीं आ रही है। पता करता हूँ क्या बात हो गई। बबलू वहाँ साफ सफाई करने आया एक आदमी से इस बारे में पूछ। क्या हुआ चाचा जी, आज एक भी ट्रेन नहीं आ रही है? मैं यहाँ घंटों से बैठा हुआ हूँ ट्रेन के इंतजार में। अरे यहाँ क्यों बैठे हो? आज इस स्टेशन पर ट्रेन नहीं आएगी। क्यों, ऐसा क्या हो गया? आगे की पटरी में गड़बड़ हो गई है, इसीलिए आज एक भी ट्रेन इस स्टेशन पर नहीं रुकने वाली। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। आज तो मैंने बहुत समय यहाँ गवा दिया। चना भी बचे हैं, कहाँ जाकर बेचूं?
बबलू बाजार में चना मसाला बेचने आता है। कुछ प्लेट बिक जाते हैं मगर थोड़ा बच भी जाता है। रात हो गई है, अब इसका क्या करूं? अब तो कोई भी नहीं खरीदने वाला। रास्ते में कुछ कुत्ते दिखते हैं। बबलू उन्हें ही बचा हुआ चना मसाला खिला देता है और घर आता है। बबलू घर आता है तो देखता है कि माँ की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई है। माँ, आप ठीक तो है ना? अरे बेटा, तू मेरी चिंता क्यों करता है? मैं ठीक हूँ। नहीं माँ, आपकी तबीयत पहले से ज्यादा खराब लग रही है। रुकिए, मैं अभी दवा देता हूँ। बबलू इन सभी चीजों के लिए अपने आप को गुनहगार मान रहा था। मेरी ही वजह से माँ की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो रही है। अगर अब तक मैंने इलाज करवा दिया होता तो माँ ठीक भी हो जाती। बबलू ट्रेन में चना मसाला बेचने के साथ साथ बाजार में भी चना मसाले बेचने लगता है ताकि ज्यादा पैसे कमा पाए। एक दिन बबलू चना बेच रहा था, तभी एक आदमी बबलू के पास आता है। हाँ बोलिए, कितने प्लेट चना मसाला दूं? अरे नहीं नहीं, मुझे खाना नहीं है, मैं तो तुमसे कुछ और बात करने आया हूँ। हाँ बोलिए। मेरा नाम सुजीत है। मैं जल्द ही एक दुकान खोलने वाला हूँ। सोच रहा हूँ चना मसाला भी बेचूं। मुझे ये बनाना नहीं आता, मगर तुम्हें तो आता है। तुम मेरे साथ काम करो, मैं हर महीने तुम्हें पैसे दूंगा। ठीक है, मैं बताता हूँ सोचकर। यहीं पास में ही दुकान खोल रहा हूँ, तुम आ जाना। बबलू इस बारे में सोचने लगता है। कुछ दिनों बाद बबलू सुजीत की दुकान पर आ जाता है। मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ। चलो आज से ही काम शुरू करते हैं। सुजीत अपनी दुकान पर और भी चीजें बेचता था, मगर लोगों को चना मसाला ही ज्यादा पसंद आ रहे थे। जितने भी ग्राहक आते वो केवल चना मसाला ही मांगते। मैं तो बहुत चीजें रखा हुआ हूँ, मगर लोग और कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। सभी केवल चना मसाला ही मांग रहे हैं। बबलू को दिन भर चना मसाला बनाना पड़ता था, क्योंकि जब भी वो चना मसाला बनाता तुरंत ही खत्म हो जाता था। सुजीत बबलू को हर महीने पैसे देता था। बबलू माँ का इलाज शुरू करवा देता है। सुजीत अपनी दुकान से बहुत पैसे कमाने लगता है। माँ की दवाइयाँ तो बहुत ज्यादा है। जितने पैसे आ रहे हैं सभी दवा में जा रहे हैं। माँ को कुछ अच्छा अच्छा खाने के लिए भी देना होगा, तभी तो दवा भी काम करेगी। एक काम करता हूँ, थोड़े पैसे बढ़ाने के लिए बोलता हूँ। बबलू सुजीत से पैसे बढ़ाने की बात कहता है। थोड़े पैसे बढ़ा देते तो अच्छा रहता। बबलू पूरी बात सुजीत को बताता है। अरे नहीं बबलू, अभी तो नहीं बढ़ा पाऊंगा, कुछ समय रुक जाओ। देख रहे हो, दुकान और भी बड़ा करवा रहा हूँ ताकि ज्यादा ग्राहक बैठ सके। थोड़े दिन में बढ़ा दूंगा। सुजीत बबलू के पैसे नहीं बढ़ाना चाह रहा था। अरे अभी तो कुछ ही महीने हुए हैं, मैं पैसे कमाना शुरू ही किया हूँ और ये पैसे बढ़ाने की बात कर रहा है। कुछ करना होगा। सुजीत सोचता है, क्यों न बबलू से चना मसाला बनाना सीख लिया जाए और उसे काम से निकाल दिया जाए। इससे और भी पैसे बचेंगे और पैसे बढ़ाकर देने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। अरे बबलू, थोड़ा मुझे भी सिखा दो कैसे बनाते हैं चना मसाला। हाँ, मैं भी तुम्हारी मदद कर दिया करूँगा। जी जी, क्यों नहीं, आइए मैं सिखाता हूँ। बबलू हर रोज सुजीत को चना मसाला सिखाने लगता है और सुजीत चना मसाला बनाना सीख जाता है। बस कुछ ही दिनों बाद इसे काम से निकाल दूंगा। कुछ दिनों बाद सुजीत बबलू से कहता है, सुनो बबलू, मैं कुछ दिनों के लिए दुकान बंद कर रहा हूँ, तुम्हारी भी छुट्टी है। कुछ दिनों तक दुकान बंद रहता है। बबलू कुछ दिनों बाद दुकान पर आता है। अरे बबलू, तुम आ गए? अरे मैं तो तुम्हें बोलना ही भूल गया, अब मैं किसी को काम पर नहीं रख पाऊंगा। क्यों, क्या हो गया? अरे मेरा घर बन रहा है तो सारे पैसे उधर ही जाएंगे। मैं किसी और को पैसे नहीं दे सकता। अभी तुम कहीं और काम ढूंढ सकते हो। बबलू से चना मसाला सीखकर सुजीत खुद चना मसाला बनाकर बेचने लगता है और अब बबलू वापस से ट्रेन में जाकर चना मसाला बेचने लगता है। कभी थोड़े पैसे कमा लेता, कभी बहुत ही कम मिल पाते थे। बबलू की जिंदगी वापस पहले जैसे ही हो जाती है। एक दिन बबलू स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में बैठा था, तभी एक बाबाजी वहां आ जाते हैं। अरे बेटा, मेरा एक काम कर दोगे क्या? क्या काम है, कर तो दूंगा, मगर मुझे चना बेचने जाना है। ट्रेन का इंतजार कर रहा हूँ।
अरे ये काम कर दो बेटा, बदले में तो जरूर कुछ अच्छा दे दूंगा। अच्छा बताइए क्या काम है? यहाँ से थोड़ी दूर एक जंगल है, वहीं एक गुफा होगी। उस गुफा के अंदर तुम कुछ खाने का सामान रखकर आ जाना, और ये तुम 7 दिन तक करना। इससे क्या होगा? और मैं क्या रखूंगा? यही चना मसाला रख देना, ये भी काफी है। बबलू 7 दिनों तक उस गुफे में चना मसाला रखकर आता है। 7 दिन तो हो गए, पता नहीं अब क्या करना है। देखता हूँ, अगर वो बाबा मिले तो उनसे पूछता हूँ। बबलू घर आया तो उसकी माँ बोली, अरे बबलू, एक आदमी आया था, तेरे लिए थैला देकर गया है। बबलू उस थैले को खोलता है तो देखता है वो थैला चन्ना से भरा था। अरे ये चने तो मैं गुफे में रखकर आता था, इसमें क्यों है? देखते ही देखते वो चन्ना सोने में बदल जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये चने सोने में कैसे बदल गए? तभी बबलू को याद आता है, बाबा ने कहा था इसके बदले कुछ अच्छा ही दूंगा। अच्छा, तो ये सब बाबा का कमाल है। बबलू थोड़ा सोना बेचकर पैसा लेता है और उससे चन्ना मसाले का दुकान खोलता है, और जो भी ग्राहक सुजीत की दुकान पर चन्ना मसाला खाने आते थे वो सब बबलू की दुकान पर ही आने लगते हैं, और बबलू की दुकान बहुत अच्छे से चलने लगते हैं। एक गांव में गगन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी राधा और बेटे बंटी के साथ रहा करता था। खेत के नाम पर उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जिस पर खेती करके वो अपने परिवार का पेट पाल रहा था। मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं कुछ सब्जी ला सकूं, वरना शाम में खाना नहीं बन पाएगा। अभी तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, पर तुम फिक्र मत करो, फसल तैयार हो ही गई है। कल फसल बेच दूंगा तो अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तो आज क्या हम लोग उपवास रखेंगे? अब क्या ही कर सकते हैं, भगवान को शायद यही मंजूर है। आपको भगवान पर इतना भरोसा है? मुझे तो कभी कभी शक होता है कि भगवान हमें भूल चुका है। हे राम, कैसी बातें कर रही हो राधा। इस गांव में सबके पास ट्रैक्टर या बैलगाड़ी है। मैं इकलौता किसान हूँ जो खुद अपने हाथों से हल चलाकर खेत जोतता हूँ। तो क्या तुम्हें लगता है इतनी मेहनत करने वाले इंसान को भगवान ऐसे ही छोड़ देंगे? मैं तो यही चाहूंगी कि आपका विश्वास सही निकले। चलो, ज्यादा परेशान ना हो, मैं आता हूँ। ये लो, घर में थोड़ी शक्कर पड़ी है, ये ले जाओ, भूख लगे तो खा लेना। ठीक है। गगन अपने खेत पर जाता है और काम करने लगता है, पर तभी अचानक बहुत तेज तूफान आता है, और तूफान के साथ बारिश और ओले भी गिरते हैं, जिससे उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? इतनी मुश्किल से मेरी फसल तैयार हुई थी और एक झटके में पूरी की पूरी खराब हो गई। अब मैं क्या करूंगा? मेरी पत्नी और मेरे बेटे का क्या होगा? अरे क्या हुआ गगन, तुम्हारा खेत भी बर्बाद हो गया? हाँ राजीव, मेरा पूरा तबाह हो गया। तुम्हारा खेत है ही कितना बड़ा जो पूरा कह रहे हो? माचिस का डिब्बा है तुम्हारा खेत तो मेरा है, इस गांव का सबसे बड़ा खेत। हाँ वो तो है। मेरी आधी फसल बर्बाद हुई है, पर आधी बाकी है। इस आधी को बेचकर मैं तो अपना काम निकाल लूंगा, तू अपनी सोच। तभी वहाँ एक भिखारी आ जाता है। भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दो, बहुत भूखा हूँ, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अरे चल हट, दूर रहे मुझसे, भिखारी कहीं का। अरे आप तो अमीर मालूम पड़ते हैं, कुछ खाने को दे दो। अमीर हूँ तो क्या सब तुझे दे दूंगा? चल भाग यहाँ से। राजीव ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। तब गगन आगे बढ़कर आता है और उस भिखारी को शक कर देते हुए कहता है, ये लो बाबा, ये शक्कर खा लो, मेरे पास बस यही है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, पर क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? देखिए ना बाबा,
मेरा ये छोटा सा खेत तूफान के आने पर पूरा बर्बाद हो गया। गगन का इतना कहना था कि भिखारी अपने हाथों में पकड़ी हुई शक्कर को खेत में फेंकता है और वहाँ पर एक शक्कर का ट्रैक्टर बनकर तैयार हो जाता है। गगन ये जादू देखकर हैरान रह जाता है और कहता है, अरे बाबा, ये क्या हुआ? ये कैसा जादू है? ये मेरी दी हुई शक्कर ट्रैक्टर कैसे बन गई? ये जादुई शक्कर का ट्रैक्टर है। तुम इसकी मदद से अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हो। पर बाबा, ये हुआ कैसे? आप कौन हो? मैं भगवान का दूत हूँ। भगवान ने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है, क्योंकि तुम उनके सच्चे और परम भक्त हो। पर मैं तो ऐसी कोई भक्ति या साधना नहीं करता। कर्तव्यनिष्ठ, परिश्रमी और ईमानदार होना ही सबसे बड़ा भक्ति और साधना है। ये सुनकर गगन उसके सामने हाथ जोड़ लेता है और वो भगवान का दूत गायब हो जाता है। उसके बाद गगन उस जादुई शक्कर के ट्रैक्टर पर जाकर बैठता है। ये शक्कर का जादुई ट्रैक्टर मुझे मिल तो गया, पर इसका मैं इस्तेमाल कैसे करूं? मैं तो बस ये चाहता हूं कि मेरा खेत ठीक हो जाए। गगन का इतना कहना भर था कि वो ट्रैक्टर स्टार्ट हुआ और पूरे खेत में उसने एक राउंड लगाया, जिससे गगन का खेत वापस पहले जैसे हो गया। ये देखकर गगन खुशी से कूदने लगा और ट्रैक्टर लेकर अपने घर पहुंचा। राधा, बंटी, बाहर आओ, बाहर आओ। क्या हुआ जी? आप ठीक तो है ना? मैंने सुना हम लोगों का खेत बर्बाद हो गया। अरे पिताजी, आप ये अजीब सा ट्रैक्टर कहाँ से ले आए? ये जादुई शक्कर का ट्रैक्टर है। हमारा खेत बर्बाद हुआ था, लेकिन फिर भगवान की कृपा से दोबारा ठीक हो गया और अब हमारे पास ये जादुई शक्कर का ट्रैक्टर भी है, जिससे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। हे भगवान, तेरा धन्यवाद। यानी कि आपका भगवान पर विश्वास सही निकला। बिल्कुल। तभी वहाँ बहुत सारे किसान इकट्ठा हो जाते हैं और गगन से गुहार लगाते हैं। अरे गगन, हमने देखा तुमने अपना खेत तो चुटकियों में ठीक कर दिया है। हमारा भी खेत पहले जैसा कर दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लो। गगन उस जादुई शक्कर के ट्रैक्टर से उन सब के खेतों को सही करने को कहता है, तो वो ट्रैक्टर चलना शुरू कर देता है। लोग उसके पीछे पीछे भागते हैं। वो बारी बारी हर एक के खेत में जाता है और वो जिस खेत में से भी गुजरता है, वो खेत हरी भरी फसल से भर जाता है। गगन, तुम्हारा ये जादुई शक्कर का ट्रैक्टर तो कमाल का है। इसने तो चुटकियों में हमारे खेत को पहले जैसा कर दिया। इससे हमारी बहुत मेहनत और पैसा बच गया। बस भगवान की कृपा है। सबके खेत सही करके गगन वापस अपने खेत पर आता है और अपनी फसल काटकर बेचने निकल जाता है। फसल के बिकने से उसके घर में तंगी खत्म हो जाती है और वो खुशी खुशी रहने लगता है। साथ ही वो उस ट्रैक्टर से और लोगों की भी मदद करता रहता है। पर उसकी खुशी भला राजीव को कहाँ बर्दाश्त हो सकती है। कल तक इस गांव का सबसे मशहूर आदमी मैं था, क्योंकि मैं सबसे अमीर हूँ। मेरे पास सबसे बड़ा खेत है। पर आज ये 2 कौड़ी का गगन इतना मशहूर हो रहा है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। राजीव उसी रात गगन के पास जाता है और उससे ट्रैक्टर मांगने लगता है। गगन, क्या तुम मुझे अपना जादुई ट्रैक्टर दे सकते हो? मुझे बहुत जरूरी काम है। हाँ, क्यों नहीं, ले जाओ। गगन की इजाजत से राजीव उस जादुई शक्कर के ट्रैक्टर को लेकर वहाँ से चल देता है, पर असल में उसे कोई भी काम नहीं था। वो तो उस ट्रैक्टर को उस गांव से बाहर ले जाना चाहता था, ताकि वो गगन को फिर कभी ना मिले। मैं इस जादुई ट्रैक्टर को ऐसी जगह ले जाकर फेंकूंगा कि फिर कभी गगन को मिलेगा ही नहीं। राजीव के इतना कहते ही वो जादुई शक्कर का ट्रैक्टर बंद हो जाता है। बहुत चालू करने पर भी वो चालू नहीं होता, तो राजीव गुस्से में आकर ट्रैक्टर को लात मारने लगता है, जिससे ट्रैक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो राजीव को अपने ऊपर बिठा के बहुत तेज घुमाने लगता है। अरे 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 ट्रैक्टर, ये क्या कर रहा है? तो मुझे नीचे उतार, मुझे नीचे उतार।
तभी ट्रैक्टर राजीव को उठाकर पीछे की तरफ फेंकता है। फिर ट्रैक्टर में से एक रस्सी निकलती है जो राजीव को बांध लेती है। उसके बाद ट्रैक्टर चलना शुरू करता है और सीधे गगन के घर जाकर रुकता है। अरे ये क्या राजीव, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? मुझे बचा लो गगन, मैं तुम्हारे इस जादुई ट्रैक्टर को तुमसे दूर ले जाने की कोशिश कर रहा था, पर इसने मेरी बैंड बजा दी, मुझे माफ कर दो। जादुई शक्कर के ट्रैक्टर, राजीव को छोड़ दो। वो जादुई शक्कर का ट्रैक्टर राजीव को छोड़ देता है। राजीव दुम दबाकर वहां से भाग जाता है और फिर कभी मुड़कर नहीं देखता। गगन उस जादुई शक्कर के ट्रैक्टर से लोगों की मदद करते हुए खुश रहता है।